मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उड़ान पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। लास्ट क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि पढ़ने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम नए राष्ट्र पृष्ठभूमि पढ़ने के बाद में हम नए राष्ट्र की चुनौतियों की बात कर रहे थे। और जो पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, और नए राष्ट्र की चुनौतियों में हम प्रमुख 3 चुनौतियों की बात कर रहे थे। हम ब्रीफ में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कि 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। और जैसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत आज़ाद हुआ तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया, और जो उनका वो भाषण था, वो संबोधन जो था, वो पूरी दुनिया में जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ उसे हम कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उसे कहा जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है, तो इसके बारे में आप जरूर ये उत्तर लिखना। आगे हम बात कर रहे होंगे 3 प्रमुख चुनौतियां थी। 3 प्रमुख चुनौतियों से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय जितने भी क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी 2 बातों से सब में ही आम सहमति थी। पहली ये थी कि आज़ादी के बाद जो सरकार होगी वह कौन सी सरकार होगी? लोकतांत्रिक सरकार होगी। और ध्यान रखना, दूसरा जो लक्ष्य था स्वतंत्रता सेनानियों का राष्ट्रीय आंदोलन के समय, वो दूसरा जो लक्ष्य था, वो दूसरा लक्ष्य ये था कि ये जो लोकतांत्रिक सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार जो है ये विशेष रूप से गरीबों के लिए और सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि सामाजिक रूप से वंचित तबकों के लिए ये सरकार काम कर रही होगी। ये कहना आसान था क्योंकि देश आज़ाद तो हुआ, परंतु आज़ादी के साथ ही हम बात कर रहे थे कि विस्थापन विभाजन जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। और हम इसीलिए बोल रहे थे कि 1947 का साल जो था वह भारत के लिए, ठीक है, वो अभूतपूर्व हिंसा का साल था, या वो विस्थापन की त्रासदी का साल कहा गया। इसके आगे हम राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियों की बात कर रहे थे। 3 चुनौतियों में से जो पहली चुनौती थी, वो पहली चुनौती जो है वो क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों? वो थी राष्ट्र की एकता और अखंडता। 3 चुनौतियों में से सेकंड की अपन बात कर रहे थे लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, और थर्ड जो चुनौती थी वो था राष्ट्र के विकास की चुनौती, यानी कि आर्थिक विकास की चुनौती की अपन बात कर रहे थे। ये तीनों चुनौतियां थी। तीनों चुनौतियों को हम ब्रीफली जो पढ़ रहे होंगे। पहली जो चुनौती है वह है राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना। नहीं, ये वाली क्लास जो है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे को लिंक कर रही होगी। इसलिए सबसे पहले इससे पहले वाली क्लास का वीडियो देखो, जिसमें हम बात कर रहे होंगे 3 चुनौतियों की। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है विभाजन, विस्थापन और पुनर्विकास। विभाजन, विस्थापन, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विभाजन की अपन बार बार बात कर चुके हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्रों का निर्माण हो चुका था, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। विभाजन होगा
तो हम इस टॉपिक में आगे बात कर रहे होंगे विस्थापन। विस्थापन का बेसिकली सिंपल मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जनसंख्या का पलायन होना, या जनसंख्या क्या होती है इसमें विस्थापित होती है। उसके बाद में अपन क्या बात कर रहे हैं, पुनर्वास। भाई जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लो यहाँ से यहाँ यदि जनसंख्या का पलायन हो रहा होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर पुनर्वास करना पड़ेगा। या यहाँ से यहाँ यदि जनसंख्या का पलायन हो रहा है या विस्थापन हो रहा है तो इनको क्या करना पड़ेगा, पुनर्वास। तो ये भी अपना आप में क्या, एक अपना आप में एक बड़ी समस्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, परिचय। उसके बाद में अपन देख रहे होंगे विभाजन की प्रक्रिया। उसके बाद में अपन दोस्तों इस टॉपिक में पढ़ रहे होंगे विभाजन की प्रक्रिया, यानी कि देश का विभाजन तो हुआ पर उसकी विभाजन की जो प्रोसेस था, विभाजन कैसे हुआ, विभाजन के कारण क्या थे, किस सिद्धांत के बेसिस पर विभाजन किया गया, ठीक है, उसकी अपन इसमें बात कर रहे होंगे। तो ये है विभाजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे विभाजन के परिणाम, यानी कि जो राष्ट्र का विभाजन हुआ उस विभाजन के कुछ परिणाम, विभाजन के परिणाम, विभाजन के परिणाम। दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ रहे होंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के टॉपिक में परिचय। क्या पढ़ रहे होंगे दोस्तों, परिचय। दोस्तों इस टॉपिक में 14-15 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त 1947 की अपन बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस समय दो राष्ट्र यानी कि 14-15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र, एक तो कौन सा, भारत, और एक कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक है पाकिस्तान। यानी कि 14-15 अगस्त 1947 की यदि अपन बात करें तो 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, एक तो भारत और एक कौन सा, पाकिस्तान, अस्तित्व में आए। भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आए, ठीक है। 14-15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र, एक तो कौन सा, भारत और एक कौन सा, पाकिस्तान, ये अस्तित्व में आए। ऐसा क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, यानी कि ये दो राष्ट्र अस्तित्व में कैसे आए, दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, इसके पीछे जो कारण था वो कारण क्या था, वो कारण है विभाजन। कारण क्या है मेरे दोस्तों, विभाजन, पार्टीशन, विभाजन, ठीक है। अपन बात कर रहे होंगे इसमें सबसे पहले विभाजन की, किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, विभाजन की बात कर रहे होंगे हम। इसमें ये बात कर रहे होंगे कि ब्रिटिश इंडिया जो है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गया, ठीक है। विभाजन से क्या हुआ, विभाजन से क्या हुआ, जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन से क्या हुआ, विभाजन से ये हुआ कि ब्रिटिश इंडिया भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गया। भारत और पाकिस्तान के क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गया, ठीक है। अपन क्या बात कर रहे हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को, 14-15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। इसके पीछे कारण क्या था, कारण है विभाजन। विभाजन से क्या हुआ, विभाजन से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया था, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्रिटिश इंडिया की। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि आज का बांग्लादेश ले लो, आज का पाकिस्तान ले लो, और आज का जो संपूर्ण जो भारत है, कंप्लीटली भारत है, इस पूरे एरिया को अपन क्या बोल रहे थे, ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया। तो विभाजन से क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया जो है वह भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गया। मेरे प्यारे दोस्तों,
प्यारे विद्यार्थियों, आगे अपन बात कर रहे होंगे कि विभाजन क्यों हुआ। आगे की बात अपन कर रहे होंगे कि विभाजन क्यों हुआ होगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो विभाजन क्यों हुआ, विभाजन क्यों हुआ। तो इसमें अपन बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा सिद्धांत दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो जब अपन बात कर रहे होंगे कि विभाजन क्यों हुआ, तो विभाजन क्यों हुआ, विभाजन क्यों होगा? द्विराष्ट्र सिद्धांत की वजह से। तो ध्यान देना, मुस्लिम लीग के विभाजन क्यों हुआ? मुस्लिम लीग विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय देश की आज़ादी के लिए अनेक राजनीतिक पार्टियां काम कर रही थी। उनमें से जो मुस्लिमों का नेतृत्व कर रही थी वो थी मुस्लिम लीग, और इसके अलावा कांग्रेस भी एक अन्य राजनीतिक पार्टी थी। उन्होंने भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम लीग का भी उसमें एक अच्छा खासा रोल रहा है। तो हम बात कर रहे थे विभाजन क्यों हुआ। तो विभाजन क्यों हुआ, विभाजन क्यों होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग के एक नेता थे, और उस नेता का क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का जो नेता था उनका क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही देश का विभाजन किया गया। किसके आधार पर किया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना कौन सी राजनीतिक पार्टी के थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के। किसके थे? मुस्लिम लीग के। तो इसका मतलब विभाजन को, जो देश का पार्टीशन हुआ, उसमें किसको आधार बनाया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत को। किसको आधार बनाया गया होगा दोस्तों? द्विराष्ट्र सिद्धांत को। आगे हम बात कर रहे होंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो हम इसमें बात कर रहे होंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार, भारत एक कौम का देश नहीं है। भारत एक कौम का देश नहीं है, बल्कि भारत जो है वह दो कौमों का देश है। एक कौम तो कौन सी है उसमें? हिंदू। और दूसरी कौम कौन सी है? मुस्लिम। इसलिए मुस्लिम लीग के अनुसार, इसलिए मुस्लिम लीग का ये मानना था, मुस्लिमों का ये मानना था, ठीक है, कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अपन आगे देख रहे होंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। ठीक है दोस्तों, हम इस टॉपिक को यहाँ पढ़ रहे होंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, हम इस टॉपिक को जो है यहाँ पढ़ रहे होंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की जब अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम इसमें क्या चर्चा करेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का देश नहीं है। किसी एक कौम, एक कौम का मतलब क्या है? धर्म। एक कौम यानी कि एक धर्म, एक कौम का देश
नहीं है, नहीं है, बल्कि एक कौम का देश नहीं है, बल्कि दो कौमों का देश है, दो, ठीक है, बल्कि दो कौमों का देश है। कितनी कौमों का देश है दोस्तों? ठीक है, दो कौमों का देश है, बल्कि दो कौमों यानी कि दो धर्मों, कौम का मतलब क्या है दोस्तों? धर्मों, ठीक है, दो कौमों यानी कि दो धर्मों का देश है, दो धर्मों का देश है। एक तो कौन सा? एक तो हिंदू, एक कौम कौन सी दोस्तों? हिंदू, और दूसरी कौम कौन सी है दोस्तों? मुस्लिम। दूसरी कौम कौन? मुस्लिम। इसलिए ध्यान दो, यहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या कह रहा है? द्विराष्ट्र सिद्धांत की डेफिनेशन अब तक अपन बात कर चुके। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने दिया था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन सी पार्टी के नेता थे ये? मुस्लिम लीग के। कौन सी पार्टी के नेता थे? मुस्लिम लीग के। ठीक है, आगे अपन बात कर रहे थे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में हम क्या बात कर रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, यानी कि भारत एक धर्म का देश नहीं है, बल्कि भारत दो कौमों का देश है। कितनी कौमों का देश है दोस्तों? दो कौमों का देश है। एक कौम तो कौन सी? हिंदू, और एक कौम कौन सी है? मुस्लिम। इसलिए मुस्लिमों के लिए, इसलिए मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, और जो हिंदू है शेष क्षेत्र क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत का ध्यान देना मेरे दोस्तों। इस सिद्धांत का विरोध किया था। एक अलग देश पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। इसका विरोध, यानी कि इस सिद्धांत का विरोध, इस सिद्धांत का विरोध कांग्रेस ने किया था। इस सिद्धांत का विरोध कांग्रेस ने किया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहती थी देश का विभाजन नहीं हो, देश का बंटवारा नहीं हो। ये कौन चाहता था? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। परंतु क्या हुआ? 1940 के दशक में दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, इनके बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है और देश में कुछ ऐसा हिंसात्मक माहौल बन गया था। उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए 1940 के दशक में जो है विभाजन की मांग, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान लिया। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब तक अपन बात कर रहे थे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। इस टॉपिक पर आने से पहले हम इसका परिचय पढ़ रहे थे। परिचय में अब तक अपन ने क्या पढ़ा? 14-15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र, एक तो कौन सा? भारत, और एक कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है, ये अस्तित्व में आए, यानी कि ये बनाए गए। इसका कारण क्या था? विभाजन। कारण क्या था दोस्तों? विभाजन। ठीक है, तो सिंपल सा जब बात है कि विभाजन क्या है, तो विभाजन क्या है कि विभाजन में क्या किया गया था कि ब्रिटिश इंडिया कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था। एक तो क्या? भारत, और एक पाकिस्तान के रूप में। आगे विभाजन क्यों हुआ? विभाजन, जब ये प्रश्न उठता है कि विभाजन क्यों हुआ, तो विभाजन क्यों हुआ? एक मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के समय मुस्लिम लीग का नेता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। नेता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। आगे हम बात कर रहे थे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का देश नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ को
दिमाग में फिट बैठा लो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये कौन सी राजनीतिक पार्टी से थे? मुस्लिम लीग से। कौन सी राजनीतिक पार्टी से थे? मुस्लिम लीग से थे। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि भारत कितनी कौमों का देश है? 2 कौमों का देश है। एक कौम कौन सी है? हिंदू। और दूसरी कौम कौन सी है? मुस्लिम। इसलिए मुस्लिम लीग के अनुसार मुस्लिमों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। और इसे ही अपन क्या बोल रहे होंगे? द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत का इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इस सिद्धांत यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का उसने विरोध किया। परंतु बाद में क्या होता है, कुछ दिनों बाद में दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, दोनों के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं होती है और देश में कुछ हिंसात्मक माहौल बन जाता है। उस हिंसात्मक माहौल को देखते हुए 1940 के दशक तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन कर लिया। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे होंगे, विभाजन की प्रक्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विभाजन की प्रक्रिया। ठीक है, अब तक अपन ने ये वाला प्रोसेस कंप्लीट किया कि विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। अब देखो समस्या क्या थी। एक बहुत बड़ी समस्या का हमारे को सामना करना पड़ा। देखो ध्यान देना, हम इसको मैप से समझते हैं। चलो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, हमने पंजाब प्रांत को और बंगाल प्रांत को दोनों को पूर्व और पश्चिम में 2 भागों में अभी डिवाइड किया था। बंगाल प्रांत को भी हमने ऐसा ही ट्रीट किया था। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक बात बताओ, इस वाले एरिया में गैर मुस्लिम ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? गैर मुस्लिम। तभी तो ये वाला क्षेत्र भारत में रहा। किस में रहा? भारत में रहा। और चलो आगे अपन बात कर लेते हैं इस वाले क्षेत्र की। ठीक है, इस वाले क्षेत्र की अपन बात कर लेते हैं। ये वाला क्षेत्र किस में रहा? पाकिस्तान में। किस में रहा? पाकिस्तान में। यानी कि ये कौन समुदाय था? मुस्लिम समुदाय था। क्या लगता है आपको कि यहां पर मुस्लिम नहीं थे? अरे मान लो हम मानते हैं कि यहां पर गैर मुस्लिम जो है बहुसंख्यक थे, परंतु अल्पसंख्यक तो होंगे ना भाई। कुछ मात्रा में तो यहां मुस्लिम होंगे ही होंगे। अल्पसंख्यक तो यहां भी कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे, यानी कि मुस्लिम होंगे। कौन समुदाय के लोग? मुस्लिम समुदाय के लोग। ठीक उसी प्रकार अपन बात कर रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र यहां पर गैर मुस्लिम होंगे, हिंदू या सिख कुछ माइनॉरिटी में। यहां अल्पसंख्यक कौन थे? हम मानते हैं कि इस वाले क्षेत्र में बहुसंख्यक मुस्लिम थे। यानी कि बंगाल के पूर्वी वाला जो क्षेत्र था वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। कौन समुदाय बहुसंख्यक है? मुस्लिम। परंतु अल्पसंख्यक कौन है? गैर मुस्लिम। इस वाले क्षेत्र में यानी कि बंगाल प्रांत के वेस्ट वाले क्षेत्र में, पश्चिम वाले क्षेत्र में हमने कहा कि यहां पर जो है गैर मुस्लिम ज्यादा थे, इसलिए यह क्षेत्र जो है यह किसका भूभाग बना? भारत का भूभाग बना। परंतु यहां पर कम से कम मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक तो होंगे। इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं। पंजाब प्रांत के, मान लो पंजाब प्रांत का जो पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम वाले एरिया में हमने कहा कि यहां पर जो है मुस्लिम बहुसंख्यक थे। कौन बहुसंख्यक है इस वाले क्षेत्र में? मुस्लिम बहुसंख्यक है। परंतु ध्यान रखना, यहां पर अल्पसंख्यक कौन होंगे? गैर मुस्लिम। और इस वाले क्षेत्र में यहां पर गैर मुस्लिम बहुसंख्यक है, परंतु मुस्लिम अल्पसंख्यक है। मुस्लिम क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यक। देश आजाद हो गया, विभाजन का अनाउंसमेंट भी हो गया, परंतु अनेक अल्पसंख्यकों को, ध्यान देना, विभाजन की दूसरी समस्या, पहली समस्या आप पढ़ चुके होंगे। विभाजन की पहली समस्या यह थी कि कोई भी ऐसा भूभाग नहीं था जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो। यह अपना आप में एक समस्या थी। दूसरी समस्या यहां पर क्या है कि विभाजन
होने तक, यानी कि विभाजन तक, अनेक अल्पसंख्यकों को ये पता नहीं है कि वे भारत का, अनेक क्षेत्रों को ये नहीं पता था कि वे भारत का भूभाग होंगे या पाकिस्तान का भूभाग होंगे। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, अर्थात हम ये कह रहे होंगे कि इन प्रांतों की, कौन कौन से प्रांत, पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत, इन प्रांतों की जनता को आज़ादी के समय पता नहीं था कि वे जो है भारत का हिस्सा होंगे या पाकिस्तान का भूभाग का हिस्सा होंगे। ये इन लोगों को पता नहीं था मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट समस्या अपन देख लेते हैं कि इन प्रांतों की जनता को, इन प्रांतों की जनता को आज़ादी तक भी यह पता नहीं था, यह पता नहीं था कि वे पाकिस्तान के भूभाग का हिस्सा होंगे या भारत के इसलिए पंजाब, दोस्तों लिखते जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए पंजाब व बंगाल के क्षेत्र विभाजन की त्रासदी साबित हुए, विभाजन की त्रासदी साबित हुए। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। एक बात बताओ, यहां पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, उनको क्या पता कि पाकिस्तान का भूभाग कहां तक होगा? यहां पर गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है, उनको क्या पता? इस वाले क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, इस वाले क्षेत्र में, बंगाल के पूर्वी भाग वाले क्षेत्र में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो अब ये वाली आबादी, यानी कि यहां के गैर मुस्लिम कहां आएंगे? इस वाले क्षेत्र में आएंगे, और यहां के मुस्लिम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? विस्थापन। क्या बोल रहे हैं? विस्थापन। तो ये अल्पसंख्यकों का जो पलायन हो रहा है, तो ये पलायन इन लोगों के, भारत में मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट की जाएगी, इनके साथ अत्याचार होगा, सरेआम इनकी हत्याएं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर यदि अपन बात करें पंजाब का, जो पाकिस्तान वाला, या अब बोल रहे होंगे अपन पश्चिम पंजाब वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो है गैर मुस्लिमों के साथ अत्याचार होगा। ठीक उसी प्रकार बंगाल में भी क्या हो रहा है? विभाजन की त्रासदी क्यों बोल रहे हैं? बंगाल में यहाँ के जो अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, वो कहाँ पलायन करेंगे? कहाँ विस्थापित होंगे? वो यहाँ आएंगे। और यहाँ के अल्पसंख्यक कहाँ आ रहे होंगे? ये आज के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आएंगे। तो ये जो है, ये पलायन हो रहा है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? पलायन हो रहा है। जब ये इस फॉर्म में जो पलायन होगा, इस फॉर्म में जो पलायन हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों, ये जो पलायन हो रहा है, इस पलायन से यहाँ पर क्या होंगे? सांप्रदायिक दंगे होंगे। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होंगे। ठीक है, तो ये भी, ये दूसरी समस्या है किसकी? विभाजन की प्रक्रिया या विभाजन होने की प्रक्रिया में दूसरी समस्या ये है। नेक्स्ट समस्या आपको चर्चा कर ही चुका हूं कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे, पंजाब व बंगाल के भूभाग में कौन अल्पसंख्यक थे? मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। ठीक है, एक समस्या क्या थी? क्या आपको ये लगता है कि सारे क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को राजी थे? मान लो ऐसे अनेक क्षेत्र ऐसे भी होंगे जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे। कैसे थे?
मुस्लिम बहुसंख्यक थे, क्या लगता है क्या वो सारे क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल होंगे? नहीं दोस्तों। ऐसा ही एक क्षेत्र का हम उदाहरण लेंगे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था और इसका नेता था अब्दुल गफ्फार खान। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुसंख्यक हर क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। उदाहरण के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया? विरोध किया। तो ये भी देश के विभाजन में एक समस्या थी। तो इसको ध्यान देना कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रत्येक क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, चाहते थे। उदाहरण के लिए देखना दोस्तों, उदाहरण है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का राजस्थान वाली कुछ बॉर्डर, पंजाब वाली कुछ बॉर्डर, ठीक है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार, गफ्फार गे अदफ फार, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। और अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। दोस्तों यदि क्वेश्चन आता है द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया था, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता अब्दुल गफ्फार खान के। मैं आपसे प्रश्न पूछूं या क्वेरीज कर रहा हूं कि क्या मुस्लिम बहुसंख्यक प्रत्येक क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को राजी थे? तो नहीं। एक एग्जाम्पल दे देना, किसका? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता कौन? अब्दुल गफ्फार खान। और अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था? विरोध किया था। इसका मतलब ये पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। और यही कारण है कि अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। क्या कहते हैं दोस्तों? सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी किसको कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहते हैं दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे होंगे विभाजन के परिणाम। विभाजन की प्रक्रिया में हम अब तक ये जान चुके हैं कि विभाजन का आधार किसको बनाया गया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत को, अर्थात धर्म को आधार बनाया गया था। किसको बनाया गया था? धर्म को आधार बनाया गया था। ये इसका जो मेन आधार था वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें अपन क्या बात कर रहे होंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, हाँ इसमें अपन ये पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर देश का विभाजन किया गया और ये फैसला लिया गया कि जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता है उसे भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है, और विभाजन का जो मुख्य आधार है वो
धार्मिक बहुसंख्यका को बनाया गया। किसको बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्यका को विभाजन का मुख्य आधार बनाया गया। तो चलो हम इसमें देख रहे होंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत को विभाजन का आधार बनाया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत को विभाजन का आधार बनाया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत को विभाजन का आधार बनाया गया। कौन से सिद्धांत को विभाजन का आधार बनाया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत को विभाजन का आधार बनाया गया। और क्या फैसला लिया गया? फैसला लिया गया कि जिस भूभाग को, ठीक है, विभाजन का आधार बनाया गया, और फैसला लिया गया कि जिस भूभाग को, फैसला लिया गया कि जिस भूभाग को, जिस भूभाग, ठीक है, जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिस भूभाग को क्या कहा जाता है? जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता है, उसे इंडिया कहा जाता है, उसे भारत और पाकिस्तान, उसे भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक अपन बात कर रहे थे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर देश का विभाजन किया गया। किसके आधार पर किया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर देश का विभाजन किया गया और फैसला लिया गया कि जिस भूभाग को हम इंडिया कहते हैं या इंडिया कहा जाता है, ठीक है, उसे जो है भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो विभाजन का आधार जो है, ठीक है, बांट दिया जाएगा या विभाजित कर दिया जाएगा। और विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यका को किसको बनाया गया? विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यता यानी कि जिस धर्म के लोग जिस क्षेत्र में ज़्यादा होंगे उस क्षेत्र को एक अलग देश बना दिया जाएगा। तो विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यका को बनाया गया। विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यका को बनाया गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे कि धार्मिक बहुसंख्यका में मान लो भाई विभाजन का आधार किसको बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्यका को बनाया गया। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे कि इसमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। अरे विभाजन को आधार धार्मिक बहुसंख्यका को बना दिया गया, तो क्या हमारे देश में कोई ऐसा क्षेत्र होगा? क्या हमारे देश में, इतने विविधता वाले देश में, क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्पेशल एक क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग या मुस्लिम कौम के लोग रहे होंगे? नहीं ना। तो ये भी अपने आप में एक समस्या बन रही होगी। वहीं अपन बात कर रहे होंगे धार्मिक बहुसंख्यका का अर्थ क्या है। हम इसकी बात कर रहे होंगे कि धार्मिक बहुसंख्यका का अर्थ क्या है। धार्मिक बहुसंख्यका का अर्थ क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है। धार्मिक बहुसंख्यका, भाई विभाजन का आधार किसको बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्यका को। तो इसका मतलब क्या है, धार्मिक बहुसंख्यका क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी या मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वे क्षेत्र क्या कहलाएंगे? वे क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएंगे। यानी कि धार्मिक बहुसंख्यका का मतलब
क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है या मुस्लिम बहुसंख्यक है, ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे? पाकिस्तान कहलाएंगे। और जो है क्या कहलाएंगे? पाकिस्तान कहलाएंगे। और इसके अलावा जो है वो शेष भूभाग क्या कहलाएंगे? भारत कहलाएंगे। शेष भूभाग क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। परंतु ये आसान नहीं था। ठीक है, धार्मिक बहुसंख्यक का अर्थ क्या है? धार्मिक बहुसंख्यक का अर्थ की अपन बात कर रहे होंगे तो इस टॉपिक को अपन यहाँ पढ़ेंगे कि धार्मिक बहुसंख्यक का अर्थ, ठीक है, कि ऐसे क्षेत्र जहां मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। मुस्लिम क्या है? जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है तो उस क्षेत्र, ठीक है, मुस्लिम बहुसंख्यक है तो वह क्षेत्र पाकिस्तान का, वह क्षेत्र पाकिस्तान का भूभाग होगा। वह क्षेत्र पाकिस्तान का भूभाग होगा। शेष भूभाग भारत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेष भूभाग क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। शेष भूभाग क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। परंतु याद रखना, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से ध्यान देना, द्विराष्ट्र सिद्धांत को विभाजन का आधार बना दिया हमने और फैसला क्या लिया गया कि जिस भूभाग को पहले क्या कहा जाता था? इंडिया कहा जाता था, अब उसे जो है हमने भारत और पाकिस्तान में क्या कर दिया? बांट दिया। और विभाजन का आधार किसको बना दिया? धार्मिक बहुसंख्यक को। किसको आधार बना दिया? धार्मिक बहुसंख्यक को। परंतु इसमें कुछ समस्याएं आ रही थी। धार्मिक बहुसंख्यक का अर्थ क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? पाकिस्तान कहलाएगा। और शेष भूभाग क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। परंतु इसमें कुछ समस्याएं आ रही थी। परंतु क्या यह आसान था? परंतु क्या धार्मिक बहुसंख्यता के आधार पर, क्या धार्मिक बहुसंख्यता के आधार पर विभाजन, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर विभाजन आसान था? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर विभाजन आसान था? यहाँ एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि भारत, अभी बता चुका हूँ कि भारत बड़ा विविधता वाला देश है और विविधता वाले देश में भारत में कोई भी ऐसा एक क्षेत्र नहीं था जहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा हो या हिंदुओं की ज़्यादा जनसंख्या, हिंदुओं का मतलब मेरा गैर मुस्लिमों से है, ठीक है, या गैर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हम आगे बात कर रहे होंगे, क्या धार्मिक बहुसंख्यका को के आधार पर विभाजन करना आसान था? तो हम कहेंगे कि नहीं, हम कहेंगे नहीं, धार्मिक बहुसंख्यका के आधार पर विभाजन आसान नहीं था,
क्यों नहीं था? क्योंकि विभाजन आसान नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में कोई भी ब्रिटिश भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक हो, मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था। ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे अटेंशन डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वे क्षेत्र किसका भूभाग होंगे? पाकिस्तान का। किसका भूभाग होंगे दोस्तों? पाकिस्तान का भूभाग होंगे। और शेष भूभाग क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। परंतु यहाँ एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, क्या धार्मिक बहुसंख्यता के आधार पर भारत का विभाजन आसान है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटिश भारत में, यानी कि उस पूरे भारत की बात करें तो उसमें कोई भी एक ऐसा क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या क्या हो? अधिक हो। क्या हो दोस्तों? अधिक हो। तो क्या विभाजन नहीं हुआ? जब विभाजन हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकाला गया होगा। तो आगे हम बात कर रहे होंगे, परंतु दो ऐसे क्षेत्र थे। परंतु के आगे देखना दोस्तों, ब्रिटिश भारत में दो ऐसे क्षेत्र थे। ध्यान देना, ब्रिटिश भारत में दो ऐसे क्षेत्र थे। ठीक है, दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी। दो ऐसे क्षेत्र जहां मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी। पहला क्षेत्र कौन सा है जहां मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी? पहला क्षेत्र देखो दोस्तों, ठीक है, जहां मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी। तो हम बात कर रहे होंगे इन दो क्षेत्रों की। ठीक है, दो ऐसे क्षेत्र थे, दो क्षेत्रों की बात हो रही ना। दो ऐसे क्षेत्र थे। पहला देखना, पहला था ब्रिटिश इंडिया के पूर्व में। पहला कहां था? ब्रिटिश इंडिया के पूर्व में था। और दूसरा क्षेत्र जो था वह ब्रिटिश इंडिया के पश्चिम में था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के पश्चिम में था। पहले ध्यान दीजिए, यहां पर मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं।
ये आज का भारत है। आपको पता है ये वाला एरिया जो है वो बंगाल का एरिया है, और ये वाला एरिया आप ले लो अपने पंजाब प्रांत का, और ये वाला बंगाल का। ब्रिटिश इंडिया में ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? पंजाब प्रांत था। कौन सा क्षेत्र था? पंजाब प्रांत। ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूं दोस्तों। और ये वाला क्षेत्र जो था ये क्या है? बंगाल प्रांत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पूर्व में जो क्षेत्र था ये क्या है? बंगाल प्रांत। ठीक है, ये है बंगाल प्रांत। यहां ध्यान देना, बंगाल प्रांत। अभी क्या बात कर रहे हैं कि भारत में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो, परंतु पूरे ब्रिटिश भारत में दो ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए। पूरे ब्रिटिश भारत में दो ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए जहां पर मुस्लिमों की संख्या कंपेयर करें तो थोड़ी ज़्यादा थी। एक क्षेत्र जो था वो पूर्व में था, और दूसरा क्षेत्र जो है वो पश्चिम में था। एक क्षेत्र कहाँ पर? पूर्व में, और दूसरा कहाँ पर? पश्चिम में। पूर्व में जो था उसे अपन कहते हैं पंजाब प्रांत, सॉरी बंगाल प्रांत। पूर्व में बंगाल प्रांत, और पश्चिम में कौन सा क्षेत्र था? पंजाब प्रांत। पश्चिम में जो क्षेत्र था उसे अपन कहते हैं पंजाब प्रांत। दोस्तों, अपन विभाजन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, और विभाजन की प्रक्रिया में आने वाली समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया गया होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बंगाल प्रांत, अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही है कि बंगाल प्रांत जो था उसका ये वाला जो पार्ट है वहाँ पर गैर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और इस वाले पार्ट पर जो है कौन ज़्यादा रहते थे? मुस्लिम ज़्यादा थे। पंजाब प्रांत में भी यही समस्या आ रही है कि इस वाले पार्ट में गैर मुस्लिम ज़्यादा है, और इस वाले पार्ट में किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? ठीक है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों? मुस्लिमों की। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या समस्या आई? ठीक है, यहाँ पर समस्या क्या आ रही है? यहाँ पर समस्या क्या आ रही है दोस्तों? यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि ठीक है, यहां समस्या क्या आ रही है दोस्तों? पहला, बंगाल प्रांत का कौन सा हिस्सा? अब बंगाल प्रांत की बात कर रहे हैं। बंगाल प्रांत का जो पूर्वी हिस्सा था, ध्यान देना, बंगाल प्रांत का कौन सा हिस्सा? पूर्वी जो हिस्सा था। और बंगाल प्रांत का ये वाला हिस्सा कौन सा है? पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? पश्चिमी भाग है। तो बंगाल प्रांत के जो पूर्वी भाग है, ये वाला जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर किनकी जनसंख्या ज़्यादा थी? मुस्लिम बहुसंख्यक थे। यहाँ पर कौन थे? मुस्लिम बहुसंख्यक। मुस्लिम बहुसंख्यक। और इसका जो ये वाला पार्ट है, बंगाल प्रांत का पश्चिमी भाग था, वहाँ पर जो है किनकी जनसंख्या ज़्यादा है? गैर मुस्लिमों की। किनकी जनसंख्या ज़्यादा है? गैर मुस्लिमों की। गैर मुस्लिमों का मतलब है कि मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य जो धर्म थे उन धर्मों के लोग ज़्यादा थे। यहाँ पर जो है कौन है? मुस्लिम बहुसंख्यक है। बंगाल के पूर्व वाले क्षेत्र में किनकी जनसंख्या ज़्यादा है? किनकी जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों? मुस्लिमों की बहुसंख्यक ज़्यादा है। वहीं यदि अपन बात करें पंजाब प्रांत की, तो ध्यान देना दोस्तों, पंजाब प्रांत का एक भाग तो आप ले लो, कौन सा वाला? पश्चिमी पंजाब। कौन सा? पंजाब का पश्चिम वाला पार्ट। और एक आप ले लो पंजाब का पूर्वी भाग। कौन सा भाग दोस्तों? पंजाब का कौन सा भाग? पूर्वी भाग। ठीक है। और एक कौन सा दोस्तों? पंजाब का पश्चिमी भाग। जब अपन बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंजाब के कौन से भाग की? पश्चिमी भाग की। तो पंजाब का पश्चिमी भाग यानी कि पंजाब प्रांत का पश्चिमी भाग ये वाला, और पंजाब प्रांत के पश्चिमी भाग की सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? यहाँ पर जो है वो है मुस्लिम बहुसंख्यक।
यहाँ भी कौन बहुसंख्यक है? मुस्लिम बहुसंख्यक है। और पंजाब का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुसंख्यक कौन थे? गैर मुस्लिम। कौन है? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी या वो बहुसंख्यक के आधार पर था? दोस्तों यहाँ ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब प्रांत, यानी कि समस्या ये आ रही थी कि पूरे ब्रिटिश भारत में कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा हो, मुस्लिम बहुसंख्यक हो, परंतु दो ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए। दो ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए जो एक तो कहाँ पर था? ब्रिटिश भारत के पूर्व में था, और एक कहाँ पर था? पश्चिम में था। पूर्व में कौन सा प्रांत था? बंगाल प्रांत। और पश्चिम में कौन सा प्रांत था? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत। और ये वाला कौन सा प्रांत था? बंगाल प्रांत। परंतु इस पूरे प्रांत में भी कोई एक विशेष धर्म के लोग नहीं रहते थे। जैसे अपने एग्जाम्पल में अपने जाना कि पंजाब का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा रहती है। पंजाब के पश्चिम वाले भाग में किनकी जनसंख्या ज़्यादा थी? किनकी ज़्यादा जनसंख्या थी? मुस्लिम बहुसंख्यक थे। और यदि अपन बात करें बंगाल के, ठीक है, तो बंगाल के पूर्व वाले भाग में, ठीक है, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग में किनकी जनसंख्या ज़्यादा है? मुस्लिम बहुसंख्यक है। और यहाँ पर देखो बंगाल के पश्चिमी भाग की बात करें, ये थोड़ा एरो हो गया, ध्यान रखना, बंगाल के पश्चिम भाग में गैर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है। और पंजाब के यदि पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर किनकी जनसंख्या ज़्यादा है? गैर मुस्लिमों की। तो ध्यान देना, विभाजन का आधार किसको बनाया गया था? धार्मिक बहुसंख्यक को। धार्मिक बहुसंख्यक को क्यों? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या बोल रहा था? द्विराष्ट्र सिद्धांत यही बोल रहा था ना कि भारत एक किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि कितनी कौमों का देश है? दो कौमों का देश है। एक कौम कौन सी थी? हिंदू। और दूसरी कौम कौन सी थी? मुस्लिम। इसलिए मुस्लिमों के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो, मुस्लिम बहुसंख्यक, जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वह भूभाग क्या कहलाएगा? अब तक अपन पहले बात कर चुके हैं। वह भूभाग क्या कहलाएगा? पाकिस्तान। वह भूभाग क्या कहलाएगा? पाकिस्तान। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ दो पाकिस्तान बन गए। एक वाला तो ये दोनों रेड रेड वाला देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, पंजाब प्रांत का कौन सा पार्ट? वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला क्या बन गया? पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बना? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको अपन ने कहा पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहा दोस्तों? पश्चिमी पाकिस्तान। और ये वाला पाकिस्तान भारत के पूर्व में, ये पाकिस्तान कौन सा बना? पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान बना दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान। तो ध्यान देना, विभाजन के समय जो आज का बांग्लादेश है वो 1971 में बना था, 1971 में बना था। क्यों बना था? आगे अपन एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बात कर लेते हैं कि विभाजन से एक पाकिस्तान भी दो भागों में बट गया था। एक तो कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान। और एक कौन सा? पश्चिम पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के भूभाग अलग अलग जगह थे, देश एक ही था तो भूभाग अलग अलग जगह थे। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। अब जो गैर मुस्लिम वाला, ये वाला जो क्षेत्र था ये भारत में रह गया, और ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, गैर मुस्लिम अधिक वाला, ये वाला क्षेत्र भी भारत में रह गया। जैसे आज हम इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, जो भारत में रहा उस भूभाग को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी बंगाल। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल। देख लो, बंगाल के पश्चिम में है, तो हमने क्या बोला आज? इसको पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये पंजाब प्रांत का जो पूर्वी भाग था वहाँ पर मुस्लिम है, ये भारत का पंजाब है। किसका पंजाब है? भारत का पंजाब है। तो मेरे दोस्तों, आधा पंजाब पाकिस्तान लेकर जा चुका है विभाजन के टाइम पर। कब लेकर जा चुका है? विभाजन के टाइम पर। तो ध्यान देना, मुस्लिम बहुसंख्यक थे और ये भूभाग क्या कहलाया? पाकिस्तान कहलाया। क्या कहलाया? पाकिस्तान कहलाया। और पाकिस्तान, एक पाकिस्तान तो क्या कहलाया? पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिम में था उसे अपन क्या कहते हैं? पश्चिम पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, और एक पाकिस्तान क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान। क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम समय की बचत हो जाए, और ये सिर्फ रीडिंग वाला टॉपिक है। विभाजन के परिणाम क्या हुए होंगे? देखो, 1946 में जनसंख्या का स्थानांतरण,
हम बात कर चुके पंजाब प्रांत से कैसे जनसंख्या का पूर्वी और पश्चिम वाले पार्ट से जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ होगा, और बंगाल वाले प्रांत से कैसे पूर्व वाले पार्ट से और पश्चिम वाले पार्ट से जनसंख्या का पलायन हुआ होगा, स्थानांतरण। अब ये जनसंख्या का जो पलायन था, स्थानांतरण था, वो कैसे थे? आकस्मिक था। कैसा था दोस्तों? आकस्मिक था। अभी अभी हम बात भी कर चुके हैं कि अधिकतर लोगों को ये भी पता नहीं था कि हमारा वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान का भूभाग होगा या भारत का भूभाग होगा, इसलिए एक मेजर समस्या उत्पन्न हुई थी, वो थी अल्पसंख्यकों की समस्या। दूसरा विभाजन क्या था? अनियोजित था। अनियोजित का मतलब होता है अनप्लान्ड, इसका मतलब क्यों किसी प्रकार का प्लान नहीं किया गया था विभाजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, त्रासदी, अल्पसंख्यकों का अत्याचार हुआ, अल्पसंख्यकों को महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ा, तो ये अपना आप में क्या है? त्रासदी। और हम ये डेटा ले रहे हैं कि लगभग 80 लाख लोग जो थे वो विभाजन की त्रासदी का शिकार हुए। नेक्स्ट दूसरा, तो पहला क्या है? पहला परिणाम क्या है विभाजन का? कि 1946 में जनसंख्या का, ठीक है, जनसंख्या का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। और ये स्थानांतरण कैसे था? आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी से युक्त था। उदाहरण के लिए लगभग इस विभाजन में जो है 80 लाख लोग प्रभावित हुए। दूसरा पॉइंट देखो दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखो, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों ने मारा। आपको पता है कि अल्पसंख्यकों का दोनों तरफ से, अभी अपने मैप में समझा होगा, प्रांत, पंजाब प्रांत, दोनों ही अल्पसंख्यकों का, ठीक है, धर्म के नाम पर शोषण का शिकार होना पड़ा। नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल देखो, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग जो है, 10 लाख लोग मामूली नहीं है, 10 लाख लोग, एक समुदाय जो धर्म के लोग पर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुआ होगा दोनों ही तरफ से, तो लगभग 10 लाख लोग मारे गए। इसमें हम मेनली ले रहे हैं लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, ये तीनों क्षेत्र जो है ये सांप्रदायिक दंगों के क्या बन गए? अखाड़े बन गए। क्या बन गए दोस्तों? सांप्रदायिक दंगों के क्या बन गए? अखाड़े बन गए। तीसरा पॉइंट देखो, लोगों को अपनी संपत्ति, दोस्तों लोगों को अपनी संपत्ति व घर बार छोड़ना पड़ा, लोगों को अपनी संपत्ति व घर बार छोड़ना पड़ा, और उन्हें कहाँ पनाह लेनी पड़ी? शरणार्थी शिविरों में। शरणार्थी शिविरों का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई राजनीतिक, जैसे ये राजनीतिक गतिविधि है, ये क्या है? राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारणों से हो सकता है, युद्ध के कारण से हो सकता है, तो ध्यान देना, राजनीतिक कारण हो सकता है, ठीक है। मान लो किसी देश में पॉलिटिकल स्थायित्व नहीं हो, जैसे हमारे देश में राजनीतिक कारणों से क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ। क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ। तो सीधी सी बात है, एक देश की जनसंख्या दूसरे देश की जनसंख्या का क्या होगा? विस्थापन होगा। तो ध्यान देना, शरणार्थी का मतलब क्या होता है? शरणार्थी का मतलब ये होता है कि मान लो कोई राजनीतिक कारणों से, इसके अलावा अपन ले सकते हैं युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक देश के नागरिक दूसरे देश में शरण ले, ठीक है, दूसरे देश में क्या ले? शरण ले, तो इसे हम क्या बोल रहे होंगे? शरणार्थी समस्या, शरणार्थी बोल रहे होंगे। तो इन लोगों ने क्या की? शरणार्थी शिविरों में बसने लगे, महिलाओं को अगवा किया गया, महिलाओं को क्या किया गया? अगवा करके उनसे जबरन शादी की गई और उनका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया। वित्तीय संपदा का बंटवारा, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ था तो वित्तीय संपदा यानी कि जो संपत्ति थी, उस संपत्ति का बड़े पैमाने पर जो है बंटवारा किया गया। बड़े पैमाने पर क्या किया गया? बंटवारा किया गया। नेक्स्ट और लास्ट जो विभाजन का परिणाम में अपन बात कर रहे होंगे वो क्या है? प्रशासनिक और वित्तीय समस्या। प्रशासनिक समस्या का मतलब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रशासनिक समस्या का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन को, ठीक है, इनको कई चीज़ों को मैनेज करना पड़ा होगा। और वित्तीय समस्या आप जानते हो, दोनों ही देशों को जो है विभाजन के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक का नाम था विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास।